हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं आगे के टॉपिक को। जैसे कि आपका हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, उसके आगे हम बात करेंगे आज मौर्य काल की। मैंने आपको कल पढ़ाया था मौर्योत्तर काल, जिसमें मैंने आपको जो हमारे कुछ वंश रह गए थे और जो आक्रमण थे, यानी जो हमारे विदेशी इन्वेजन हुए, उनके बारे में मैंने आपको कल बात की थी। आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आइए, जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूले और एक बार शेयर करना जरूर, जिससे कि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो शेयर जरूर करना। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो मौर्य वंश जो है, आपको पिछली क्लास की मैं थोड़ी सी बता देता हूं कि जो हमारा नंद वंश का ही अंतिम शासक हुआ घनानंद मौर्य। जो हमारा पद्मानंद था, पद्मानंद का ही 8वां वंशज हुआ, जिसे कहते हैं घनानंद की हत्या कर चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या कर दी। और घनानंद की हत्या करने के बाद तो होता क्या है, तो घनानंद की हत्या करने के बाद जो मौर्य था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, इसने एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसे हम कहते हैं मौर्य वंश। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं क्लास को। तो मौर्य वंश के अंदर हम पढ़ेंगे पहले शासक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य। और आपको बता दूं कि मौर्य वंश की हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमारी एक तो होते हैं हमारे पास साहित्यिक स्रोत और एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत। हम दो प्रकार से मौर्य काल की जानकारी पढ़ते हैं। दोनों प्रकारों को हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारे साहित्यिक स्रोत होते हैं, इसके अंदर साहित्यिक स्रोत, जो हमारे साहित्यिक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत वो चीजें होती हैं जो हमारे पास लिखित दस्तावेज हैं। लिखित दस्तावेज यानी कि हमारे पास जो भी बुकें हैं वो हमारे क्या बताती हैं, साहित्य के बारे में। और हमारी कुछ किताबें हैं जो हमें जानकारी देती हैं किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में। जैसे कि हमारी है अर्थशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र के अंदर बताया है किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में। इसके बाद आती है इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। आइए, मुद्रा राष्ट्र भी है और भी किताबें हम सभी को लिखते चलेंगे। एक है अर्थशास्त्र, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र कैसा ग्रंथ है, तो राजनीतिक पर लिखा हुआ ग्रंथ है। जबकि आपको अर्थशास्त्र के अंदर ऐसा लगेगा कि अर्थ माने अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक्स से संबंधित होगा। आपको क्वेश्चन ये कंफ्यूज करने के लिए आता है, तो अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। अर्थशास्त्र जो किताब है ये राजनीतिक से संबंधित है, इसे आप देखेंगे। और ये किसकी है, चाणक्य की बुक है। इसे हम चाणक्य, कौटिल्य और एक और नाम है विष्णुगुप्त, हम 3 नामों से जानते हैं। आइए, इसके बाद आता है इंडिका। इंडिका भी हमारी इसी वंश के बारे में बताती है, जो है मेगास्थनीज की। हम पढ़ेंगे मेगास्थनीज कैसे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, उसकी जानकारी हम अभी देखेंगे जस्ट मिनट के बाद। 1 मिनट आप इसे नोट जरूर कर लें। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की क्या है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। और उसके बाद और भी है, जैसे कि हमारी आती है कल्पसूत्र आती है, जिसे कहते हैं भद्रबाहु के बारे में आप जानते हैं। जो कौन थे, जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे भद्रबाहु, इसे आप जानते होंगे। इसके 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 साथ ही कौन गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। आइए, इसके बाद आती है अष्टाध्यायी की पाणिनि की। आइए, इन पुस्तकों को हम लिख लेते हैं। कल्पसूत्र जो किसकी थी, भद्रबाहु की। और इसके बाद एक और किताब आती है जिसे कहते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी भी किससे संबंधित है, इसी वंश के बारे में जानकारी देता है अष्टाध्यायी भी। और ये क्या कहता है, ये किसकी है, पाणिनि की। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो अर्थशास्त्र से रिलेटिव है, तो इनसे हमें जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र के बारे में। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पुरातात्विक स्रोत। जो पुरातात्विक स्रोत हमारे आते हैं वो आते हैं अभिलेख, पुरातात्विक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोतों के अंदर हम पढ़ेंगे किसे, जैसे कि हमारे अभिलेख हैं, अभिलेख अशोक के शिलालेख, अभिलेख जो हैं वो हमारे भारत के अंदर सबसे पुराने अभिलेख किसे माना जाता है, तो अशोक के अभिलेखों को ही माना जाता है, जो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए पहले अभिलेख माने जाते हैं। इन्हें आप देख सकते हैं। अशोक के शिलालेख, अशोक के अभिलेखों से जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों में सारी स्तंभ लेख भी हैं, अभिलेख भी हैं और शिलालेख भी हैं। इन अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का काम किया 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप तो इसका आप ध्यान रखेंगे, 1837 में पढ़े थे। और ये कैसे हैं, ये ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में मिले हैं। आप मुझे एक चीज बताएं, मैंने आपको कल भी बताया था कि ब्राह्मणी लिपि का स्रोत हमें सबसे पहले कहां से मिला और ये हमें जानकारी कहां से प्राप्त हुई है, तो इसके बारे में आप बताएंगे। मैंने आपको कल की क्लास में आपको बताया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। आइए, और ये हमारे जो पुरातात्विक स्रोत है, जैसे कि अभिलेख जो है, हम जब पढ़ेंगे अशोक के बारे में सारे अभिलेखों को देखेंगे और हमने ये थोड़ा ढांचा जो है वो तैयार कर लिया है। अब बढ़ते हैं मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में। आइए देख लेते हैं क्लास को। तो एक बार ये मैंने आपको लिखवा दिया है, मैं इधर लिखवा देता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब पढ़ते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका जो शासनकाल माना जाता है, ये माना जाता है लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है ये हमारा है 323 बीसी से हमारा रहा है ये 298 बीसी तक ये हमारा शासनकाल रहा है। और ये शासनकाल एनसीईआरटी के आधारित है। आप इसका ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी की वैल्यू दी जाती है, इसीलिए एनसीईआरटी आधारित आपके सामने लाया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? संस्थापक। मौर्य वंश के संस्थापक आपसे पूछा जाए कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे, ऐसा माना गया है इतिहास के अंदर कि चंद्रगुप्त मौर्य एकमात्र ऐसे शासक थे जिसके पास सबसे ज्यादा सेना हुआ करती थी, यानी कि पैदल सेना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि एकमात्र शासक जिसके पास सबसे ज्यादा सेना थी, कहां पर? मौर्य वंश के अंदर सबसे ज्यादा सेना किसके पास थी? तो किसके पास थी? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। और चंद्रगुप्त मौर्य का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम देखने को मिलता है। तो हमारा एक यूनानी लेखक है, एक यूनानी लेखक है, इनने इसका अन्य नाम बताया है। यूनानी लेखक विलियम जेम्स ने इनका क्या नाम बताया? तो एक अन्य नाम बताया है जिसे कहते हैं सेंड्रोकस। यूनानी लेखक ने इसे क्या कहा है? सेंड्रोकस। जो एग्जाम के अंदर पूछा गया पॉइंट है वो मैंने आपको लिखवा दिया है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कि दिल्ली जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने मैंने अभी बताया था कि इनने चाणक्य की मदद से किसकी हत्या कर दी थी? घनानंद की। और ये शासन करने के लिए बैठा 25 वर्ष की आयु में इसने शासन करने के लिए बैठा और इसने स्थापना कर दी किसकी? मौर्य वंश की। और मौर्य वंश का संस्थापक बन बैठा। और आपसे इसके बाद पूछा जाएगा कि इसका जो दरबारी लेखक था वो कौन था? तो इसका एक पुत्र था जिसे कहते हैं हम जस्टिन ही इसका पुत्र था जस्टिन। और इसका पुत्र जस्टिन जो था, ये क्या था? इसका दरबारी लेखक, यानी ये कविताएं लिखा करता था। कौन? जस्टिन। और इसी ने बताया किसके बारे में कि एकमात्र शासक जिसके पास लगभग 6,40,000
लगभग 6,40,000 की पैदल सेना थी। क्या सी? पैदल सेना। अब आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि पैदल सेना अगर 6,40,000, अगर 6-6.5 लाख लगभग अगर व्यक्ति अगर एक तरफ चलने लगे तो क्या होगा। यानी आप जान सकते हैं कि अगर जहां पर 6.5 लाख व्यक्ति एक साथ आ रहे हैं तो वहां पर तो व्यक्ति दिखाई देंगे। तो इसीलिए इसे महानतम शासक माना गया। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी पैदल सेना किसकी थी? 6.5 लाख की सेना थी। और जो किसने बताया हमें, जो इसका दरबारी लेखक था जस्टिन, और एक और था जिसे कहते हैं प्लूटोर्क। तो ये दो दरबारी लेखक हुआ करते थे, एक तो इसका पुत्र था और दूसरा प्लूटोर्क था। इनके अनुसार ये बताया गया है। इस जानकारी को आप नोट करेंगे। ये सब चीज आपको नोट करनी है जिससे कि आपको एग्जाम टाइम प्रॉब्लम ना आए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और चंद्रगुप्त मौर्य से आने वाला एक और नेक्स्ट पॉइंट है कि गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो आप इसे भी लिख लें कि गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कहां पर? गिरनार पर्वत पर। यह एग्जाम के अंदर पूछा गया पॉइंट है। भी एग्जाम रिलेटिव क्लास है हमारी, तो सिर्फ एग्जाम क्वांटिटी देखे जाएंगे, ना कि और बात जानकारी। अगर और जानकारी भी अगर चाहते हैं तो आप नीचे बता सकते हैं, नंबर दिया जाता है आपको, उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको समझ में आने वाली है। आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसके बाद। तो जब ये हमारी बात चलने लगी और बात आई हमारी धीरे धीरे जब समय बीतता गया और बात आई 305 की। और उधर क्या बोलते हैं, जो हमारा ईरान था, ईरान की तरफ एक आदमी था जिसे कहते हैं हम सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर ये वही है जो सिकंदर के समकालीन था। यानी सिकंदर के समकालीन कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और इसने क्या किया? 305 में आक्रमण कर दिया। किस पर? भारत पर। क्योंकि उससे पहले कौन आक्रमण कर चुका था? तो सिकंदर आक्रमण कर चुका था, वह पास हो गया था। इसी चीज का उसने भी फायदा उठाया और उसने क्या सोचा कि मैं भी आक्रमण करूंगा और मैं भी वहां से काफी चीज लूट कर ले जाऊंगा। इसीलिए बताया है कि जो एपियनास है उन्होंने बताया है कि जो सेल्यूकस निकेटर था इसने 305 में यानी 305 बीसी में एक आक्रमण कर दिया। किसके खिलाफ? चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ। लेकिन होता क्या है, इस आक्रमण के अंदर यह हरा देता है। किसे? यानी चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता सेल्यूकस निकेटर को। और इसके बाद होती हैं 3 संधियां। एक तो काबुल कंधार, मकरान और हेरात। ये चारों जो जगह हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी। किसने? जिस पर हक तक इसका सेल्यूकस निकेटर का। इसके बाद अगली संधि हुई, जो दूसरी संधि थी, इसकी पुत्री थी सेल्यूकस निकेटर की हेलेना का विवाह करवाया। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। इसके बाद तीसरी संधि हुई और तीसरी संधि में जो इनका चंद्रगुप्त मौर्य का एक राजदूत हुआ करता था जिसे कहते हैं हम मेगस्थनीज को भी किसे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये 4 संधियां हुई किसके तहत? इस युद्ध के तहत। तो आइए इन सभी पॉइंटों को हम आगे लिखेंगे। तो 305 में हुआ सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण। और ये कहां का था? तो ये वहीं का था, मकदूनिया का। जो उत्तराधिकारी किसका था? उत्तराधिकारी किसका हुआ? जो है हमारा सिकंदर। तो सेल्यूकस निकेटर इसने जब आक्रमण किया तो इसे हरा दिया और इसके तहत संधि हुई। और ये संधियां कितनी थी? तो ये 3 संधियां हुई। पहली संधि जिसके अंदर बताया कि जो 4 जिले हैं इन पर हक हो जाएगा किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। संधि किसने करी थी? सेल्यूकस निकेटर ने। किससे? चाणक्य से। जो हमारा मौर्य है यानी चंद्रगुप्त मौर्य, यानी इसे दिए थे। तो कौन से? मकरान, हेरात
मकरान, हेरात, काबुल और कांधार, ये चारों जगह जो थी ये किसे दे दी? तो ये दे दी चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को। इस युद्ध के बाद ये चारों चीजें दे दी किसने? सेल्यूकस निकेटर ने दे दी। और इसके बाद अगली संधि होती है, अगली संधि होती है हेलेना का विवाह। हेलेना का विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ हेलेना का विवाह। और इसके बाद तीसरी संधि हमारी, जो मैंने आपको अभी बताई कि तीसरी संधि में जो इसका राजदूत था, किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, यानी मेगास्थनीज को। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इसने जो किताब लिखी इंडिका, वो किसके ऊपर है? तो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था किसे? चाणक्य को, सॉरी मेगास्थनीज को। तो ये हमारी जो जानकारी है ये आपके बीच आ चुकी है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है कि जब यहां से कौन गया? यहां से जब सेल्यूकस निकेटर वापस जा रहा था, कहां पर? अपने देश, यानी अपने देश जब ये यहां से भारत से वापस जा रहा था, तब क्या हुआ? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त ने, ये पॉइंट आपसे उल्टा सीधा करके पूछा जाता है, लेकिन आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार में दिए। 500 हाथी उपहार में दिया किसे? उसे सेल्यूकस को। सेल्यूकस को 500 हाथी दान में दिए थे जब ये वापिस जा रहा था। तो ये बात बहुत ही उल्टे तरह से पूछी जाती है कि हाथी किसे दिए। उसमें क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी दिए, पहले ही आपसे ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये गलत होता है, आप ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है, आप इधर लिख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में हुई पहली जैन संगति। और पहली जैन संगति किसने कराई थी? सेल्यूकस निकेटर ने, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, जो आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के दरबार में मैंने आपको ये लिखवाई है, आपने पिछली क्लास से देखी है तो आपको पता होगा। तो 300 बीसी में, क्योंकि 300 बीसी में हुई थी हमारी संगति, और ये शासन में किसका है? चंद्रगुप्त। तो 300 बीसी में प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति का आयोजन, प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया, आप इसे जानते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद क्या होता है? मैंने आपको जब बताया था आपको भद्रबाहु के बारे में कि वह श्रवणबेलगोला चले गए थे, जब मगध के अंदर अकाल पड़ा था तो वह अपने सभी साथियों के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे। और उसी के साथ 298 में चंद्रगुप्त भी उनके साथ ही चले गए थे। और वहीं पर संतारा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की 298 में हुई मृत्यु। और ये मृत्यु आपसे पूछा जाए कहाँ हुई थी? तो श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला इसके अंदर हुई थी, और ये कहाँ है? कर्नाटक में। और किस कारण हुई थी? तो आपसे कारण अगर पूछा जाए, पहली बार पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप लिख सकते हैं संथारा। ये एक जैसे व्यायाम होता है, इस तरह की एक्सरसाइज थी संतारा। तो संतारा करते हुए मृत्यु हो गई किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो ये थे हमारे जैन धर्म के, मौर्य वंश के संस्थापक, जो हमने एक बार जीवित करके और एक बार इन्हें निपटा भी दिया है। ऐसे ही हम इसी पेंसिल से सबको जीवित करेंगे और सभी को इसी पेंसिल से निपटा देंगे, आप ध्यान रखेंगे। तो आइए, ये हमारी जो आज की क्लास है, ये साथियों देखते हैं हम कितने मिनट की हो चुकी है। ये लगभग हमारी 20-25 मिनट की हो चुकी है। अब वो देखते हैं अगला पॉइंट हो जाएगा या नहीं। तो चलिए अगला पॉइंट भी मैं करा देता हूं जल्दी से, बिंदुसार को भी।
क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो बिंदुसार की भी आप जानकारी लिख सकते हैं 10 मिनट में लगभग, हम उसे भी निपटाई देंगे। फिर पढ़ेंगे कल अशोक को, क्योंकि अशोक का काल थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए अशोक की जानकारी हमें अच्छी तरह से पढ़नी है और एग्जाम में भी ज्यादा पूछी जाने वाली जानकारी है। आइए देख लेते हैं बिंदुसार। पहले तो ये बताएं बिंदुसार इसका नाम क्यों पड़ा। तो इसके पीछे की एक कहानी है और बहुत ही पुरानी है, तो आप इसे जानते हैं, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूं, मैं आपके बीच आया ही इसलिए हूं। तो बात यह है कि जो इसका चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका ही एक दूत हुआ करता था, यानी इसके साथ रहा करता था कौन? चाणक्य जो था वो बहुत ही क्या बोलते हैं बुद्धिमान था, यानी शासन जो किया करता था वो चंद्रगुप्त मौर्य किया करता था, लेकिन जो बुद्धि चलाता था अपनी हर काम के लिए वो कौन चलाता था? तो वो बुद्धि चलाता था कौन? तो बुद्धि चलाता था चाणक्य। तो बात है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य मर जाता है तो होता क्या है, तो चिंता होने लगती है किसे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद चिंता होने लगती है चाणक्य को जब चिंता होने लगती है तो वह करता है कि अगला शासक जो होगा पता नहीं कैसा होगा। तो वह क्या करता है, वह उसकी पत्नी के गर्भ में क्या करता है, गर्भ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और उसे क्या दे देता है, थोड़ा थोड़ा जहर देता रहता है। और थोड़ा थोड़ा जहर देने के बाद जो अगला शासक बनता है जिसे कहते हैं बिंदुसार, उसका गर्भ नष्ट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर वाले की उस पर भी कृपा थी। तो उसका गर्भ नष्ट नहीं होता है और वह पैदा हो जाता है, और पैदा हो जाने के बाद उसके शरीर पर क्या होता है, तो उसके शरीर पर हल्के हल्के से दाग हो जाते हैं, और दाग हो जाने के कारण ही उसका नाम क्या पड़ा? बिंदुसार। तो आप समझ चुके हैं। तो चाणक्य ने इसे जहर देने की प्रक्रिया की थी और धीरे धीरे इसके शरीर पर दाग बनने लगे और इसका नाम पड़ा बिंदुसार। तो आइए हम देख लेते हैं बिंदुसार को। बिंदुसार का जो शासन रहा है वो ज्यादा लंबा नहीं रहा है, क्योंकि 298 से लगभग 272 तक 298 से लगभग 272 तक 298 से 272 तक शासन किया किसने? बिंदुसार ने। और बिंदुसार मैंने आपको बताया इसका नाम कैसे पड़ा था, तो इसके गर्भ में दवा मिलाने के कारण इसके शरीर पर बिंदु बन गए थे, उनसे ही नाम पड़ा। तो हम देखते हैं इसकी जानकारी को। बिंदुसार जो था एकमात्र शासक है जिसे कहा जाता था अमित्रघात। तो अमित्रघात किसे कहा जाता था, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, अमित्रघात। लेकिन आपको पता तो होगा कि अमित्रघात कहा जाता है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि अमित्रघात का मतलब क्या होता है। तो अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु पर, इसका अर्थ अगर आपसे पूछे जाए तो अर्थ होता है इसका शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला। देखकर आपको कुछ ही और लग रहा होगा इसमें। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले को हम क्या कहते हैं? अमित्रघात कहते हैं या अमित्र चेष्टक कहते हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे कि इसमें बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो विवाह करने की जो प्रथा रखी वो किसने रखी? बिंदुसार ने विवाह की है। और लगभग इनने 16, इसकी कितनी पत्नी थी तो आपसे पूछा जाएगा, इसकी अगर पहली बार ये पूछने वाला नहीं है बता देता हूं मैं, इसकी 16 पत्नी थी और इनमें से जो इंपॉर्टेंट थी उसका नाम था धर्मा। जो इसकी इंपॉर्टेंट पत्नी थी जिसका नाम था धर्मा, और इसी धर्मा का पुत्र हुआ अशोक। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अशोक के शासनकाल को आप जानते भी होंगे कि कितना भयंकर रहा था। धर्मा इसका पुत्र था, अशोक इसका पुत्र हुआ करता था अशोक। और अशोक ने ही क्या किया? अशोक ने ही 272 के बाद अशोक ने 272 के बाद सारे व्यक्तियों को मारकर, यानी अपने 99 भाइयों को मारकर हत्या कर दी। मारकर अगला शासक बना कौन? बिंदुसार, जिसे कहते हैं अशोक। तो हम इसी पॉइंट को अब देखेंगे। तो जब बात है, जब धर्मा जो इसकी पत्नी थी, इसके बाद की बात करेंगे। इसके पत्नी थी और इसके पुत्र कितने थे? आपसे पुत्र पूछे जाए तो 101 पुत्र थे। किसके? जो हमारा बिंदुसार है, बिंदुसार के कितने पुत्र थे? 101। और इनमें से सभी को मारकर अगला शासक बना कौन? जिसे कहते हैं अशोक। तो हम अशोक के बारे में देखेंगे कि जो अशोक है वो किस प्रकार शासक बना। तो एक व्यक्ति है जिसे कहते हैं राधागुप्त,
राधागुप्त कौन था? तो चाणक्य का ही शिष्य हुआ करता था राधागुप्त। राधागुप्त की मदद से किसने, अशोक ने हत्या कर दी 99 भाइयों की। लेकिन उसमें से आपसे पूछा जाएगा 99 में सोमा कौन सा है? तो अशोक इसका सगा भाई, इसका सगा भाई तिस, इसका सगा भाई जो था तिस को नहीं मारा, यानी इसने अपने सगे भाई तिस को नहीं मारा था। बाकी इसने 99 के 99 भाइयों को निपटा दिया था। और ऐसा माना गया है कि लगभग 250 तो ज्यादा हो गया, लगभग ये कितना है 185 और 200, यह हमारा जो अशोक का शासनकाल आएगा वो अशोक का शासनकाल आएगा लगभग 269 से, यानी कि लगभग 3 वर्ष तक 69, लगभग तीन वर्ष तक मार काट करने के बाद, लगभग 3 वर्ष तक मार काट करने के बाद अगला शासक बना कौन? जिसे कहते हैं अशोक। और इस टाइम पे अशोक जो था, अशोक कौन था? तो इस टाइम पे अशोक तक्षशिला का ही राज्यपाल हुआ करता था। इसके बारे में आप देखेंगे। तो अब तो इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद 272 में मृत्यु हो जाती है किसकी? जिसे कहते हैं बिंदुसार। और इसकी मृत्यु के बाद इनने मारकाट चालू कर दी और इसने अपने 99 भाइयों को मारकर अगला शासक बना, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। तो आइए साथियों, ये हमारी क्लास थी। और अगर हाँ, एक और पॉइंट रह चुका है कि आपसे पूछा जाएगा यह किस धर्म को मानने वाला था? तो यह आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय को मानता था। और इसका जो संस्थापक था, आपको मैंने पहले ही बताया है, आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक वो कौन है? मखली गोसाल। मखली गोसाल है आजीवक संप्रदाय का संस्थापक। तो इस पॉइंट को आप बड़ी आसानी से समझ चुके होंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट कर देना। कल पढ़ेंगे और बड़े अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं अशोक। तो आइए साथियों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और देखते रहे स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।